हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर एमए सेमेस्टर 4 की क्लास के लिए जुड़े। जैसा कि अगली क्लास में हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति। उसमें हम लोगों ने 1975 से लेके 2005 तक के बीच में कुछ उभरी नई तरह की प्रवृत्तियों के आधार पर भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति के अध्ययन के आधार पर हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का इसका प्रकृति है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या कि उभरी हुई राजनीति के अंतर्गत संसदीय राजनीति का ह्रास और प्रधानमंत्री की अध्यक्षात्मक भूमिका, उसमें और बाकी चीजें हैं। उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे नौकरशाही व्यवस्था का उद्भव, यानी कि नौकरशाही जो है उसका बढ़ता हुआ प्रभाव को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की खास प्रकृति के कारण मंत्रिमंडल की नौकरशाही पर निर्भरता इतनी बढ़ जाती है कि अनेक विचारक नौकरशाही को ही देश का असल शासक मानने लगते हैं। मंत्रीगण प्रशासनिक ज्ञान की दृष्टि से सामान्यतः यानी आमतौर पर अभिज्ञ अनजान रहते हैं, जबकि लोक सेवकों में प्रशासनिक ज्ञान की विशेषता होती है। मंत्री हालांकि अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन विभाग के असल अनुभवों और प्रशासनिक बारीकियों का उन्हें ज्ञान नहीं होता, क्योंकि मंत्री पद पर उनकी नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है। इसलिए मंत्रीगण सभी प्रतिभाओं से युक्त होते हुए, यानी कि सारी प्रतिभा उनमें होती है, क्षमता से युक्त होते हुए भी प्रशासनिक क्षेत्र में नौसिखिया एवं अविशेषज्ञ ही की तरह ही होते हैं। दूसरी तरफ लोग प्रशासन से संबंधित हर बात से सुपरिचित रहते हैं। उनके प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण और अनुभव उन्हें शासन कार्य का विशेषज्ञ बना देता है, क्योंकि उनको प्रशिक्षित किया जाता है और एक ही पद पर लगातार काम करते रहते, इस वजह से वो उसके विशेषज्ञ की तरह हो जाते हैं। उनकी नियुक्ति भी योग्यता के आधार पर होती है। एक ही प्रकार का काम लंबे समय तक करते रहने के कारण लोक सेवक विभागीय दाव पेच को भली भांति यानी कि अच्छी तरह से समझने लगते हैं। इससे उनका श्रेष्ठता निखर जाती है और वे कार्यपालिका शक्ति के असल संचालक बनने की स्थिति में आ जाते हैं। लॉर्ड हेवार्ट ने
नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति को नई तानाशाही कहा है। उनका कहना है कि भारत जैसे संसदीय प्रणाली में नौकरशाहियों का मंत्रियों पर प्रभाव और अधिक बढ़ गया है। गठबंधन सरकारों के कारण मंत्रीगण कुर्सी तथा अस्तित्व की रक्षा के संकट से जूझते रहते हैं। उन्हें इन परिस्थितियों यानी क्राइसिस ऑफ एक्सेप्शंस के कारण विभागीय कार्य करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। फलस्वरूप नौकरशाही के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ब्रिटिश काल से ही भारतीय प्रशासन नौकरशाही प्रधान रही है। आईसीएस अफसरों का ऐसा समूह तैयार किया गया जो शक्ति और डंडे के बल पर शासन तंत्र की गाड़ी खींचते रहे। स्वतंत्रता के बाद आईएएस वर्ग के अफसरों की एक और अलग जमात खड़ी हो गई, जो आज भी स्तर यानी कि लेवल और महत्व दोनों ही नौकरशाही से जुड़े हुए हैं। हर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यक्रम, यहां तक कि रचनात्मक संस्थाओं और कला एवं विज्ञान दोनों के ही विकास और उन्नति का कार्यभार नौकरशाही के हाथों में आ गया है। हमारी व्यवस्था में नौकरशाही कितनी शक्तिशाली है, इसके कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। सरदार पटेल के गृह मंत्रित्व काल यानी कि जब वो गृह मंत्री थे तब में बीपी मेनन जैसे अफसरों को देसी नरेशों से रियासतों के एकीकरण करने संबंधी वार्ता करने की शक्ति प्राप्त थी। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को प्रभावित करने में गिरिजा शंकर वाजपेयी की भूमिका सर्वविदित यानी कि सबको मालूम है। टीटी कृष्णाचारी जैसे वित्त मंत्री को प्रभावित करने में एच.एम. पटेल, जो कि उस समय में वित्त सचिव थे, अत्यंत शक्तिशाली थे। लक्ष्मीकांत झा जैसे अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री की नीतियों पर छाए रहे। शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में नीति संबंधी सारे पत्र व्यवहार झा द्वारा ही किए गए थे। श्रीमती गांधी को पी.एन. हस्कर, टी.एन. धर, पार्थ शास्त्री, के.आर. नारायणन आदि नीति संबंधी विकल्प सुझाते रहे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सारे निर्णयों पर
भी सेवानिवृत्त नौकरशाह और प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री ब्रजेश मिश्र की छाप इस सीमा तक देखी जाती है कि मानो सारे निर्णय प्रधानमंत्री के ना होकर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिए जाते हो। तो ये सब कुछ चीजें थी उस वक्त से लेके आज तक के जमाने में जो नौकरशाहियों का जो रोल और भूमिका रहा उसका ये कुछ जिक्र है, जिससे भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति को समझने में आसानी होती है। आज भी जिले में कलेक्टर और गांव में पटवारी से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, यानी कि संपूर्ण व्यवस्था ऊपर से नीचे तक नौकरशाही के कंधों पर टिकी हुई। तो ये था नौकरशाही का प्रभाव, जिससे भारतीय लोकतंत्र की राजनीति प्रभावित होती रहती है। अब इसमें चौथा है व्यवस्था की संरचनाओं में टकराहट की स्थिति, यानी कि अलग अलग संस्थाओं के बीच में जो झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, उसका जिक्र है। इन वर्षों में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विभिन्न संरचनाओं में तनाव और टकराहट की स्थिति उत्पन्न हुई है। संसद और सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र और राज्य, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, कार्यपालिका और सर्वोच्च न्यायालय, विपक्ष और सत्तारूढ़ दल, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अक्सर तनाव, खिंचाव, टकराहट और विरोधी स्वर सुनने को मिलते। 30 जून 2001 को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निर्देश पर 2 केंद्रीय मंत्रियों मुरासोली मारन और टी.आर. बालू की गिरफ्तारी केंद्र राज्य टकराव की अकल्पनीय घटना है। इन तनाव से जहां एक ओर व्यवस्था के अस्थायित्व को खतरा प्रतीत होती है, वहीं दूसरी ओर इन संस्थाओं की स्वायत्तता विकसित होने का भी लाभ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि व्यवस्थाओं में जो व्यवस्था की जो संरचनाओं के बीच में जो टकराहट होती है, उससे क्या होता है कि उनकी जो स्वायत्तता है, अस्थायित्व जो है, उस पर भी खतरा महसूस होता है। लेकिन इन झगड़ों की वजह से भी एक फायदा भी है। वो क्या है कि इनकी स्वायत्तता भी विकसित होती है। अब 5वां, व्यवस्था के विकल्प की खोज। सन 1950-60 के दशक में हम संसदीय प्रणाली को भारत के लिए सबसे अच्छा शासन व्यवस्था मानते थे। सन 1975 से 2005 के दशकों में हमारा यह भ्रम टूट गया। अब हम यह नहीं कहते कि यही व्यवस्था हमारे लिए सबसे अच्छा है। अब तो आलोचक यह भी कहने लग गए हैं कि कहीं हमारी दुर्गति और आर्थिक पिछड़ेपन का कारण संसदीय संस्थाएं तो नहीं है। पिछले 2 दशकों से देश में शासन प्रणाली का कोई विकल्प ढूंढने में
समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री और संविधानविद लगे हुए हैं। न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित संविधान की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन के माध्यम से संविधान के कामकाज का विश्लेषण करते हुए कुछ रचनात्मक सुझाव पेश किए हैं। पिछले दशक में कुछ नई प्रवृत्तियां उभरी हैं। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में टकराहट के अवसर बढ़ते जा रहे हैं। विपक्ष संसद की कार्यवाही ठप करने की कोशिश करता है। राजनीतिक अपराधीकरण हुआ है और संसद एवं विधानमंडल अपराधियों के गिरफ्त में आने लगे हैं। संसदीय शासन प्रणाली का आधारभूत सामूहिक उत्तरदायी का सिद्धांत मजाक बनता जा रहा है। सरकारें अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही हैं। आम सहमति की शैली से ही संसदीय शासन का रथ आगे बढ़ सकेगा, अन्यथा अवरोध के कारण किसी भी दिन उसका चक्का जाम हो सकता है। अब हम लोग बात थोड़ी सी निष्कर्ष के तौर पर कर लेते हैं। भारतीय संसदीय व्यवस्था गतिशील है। इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। इसमें नए तत्व और प्रवृत्तियां उभर रही है। पहले क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याओं को राष्ट्रीय नजरिए से देखा समझा जाता था, तो अब राष्ट्रीय समस्याओं को भी क्षेत्रीय, जातिगत, भाषाई, सांप्रदायिक तथा अन्य ऐसे ही संकुचित आधारों पर जांचा परखा सुलटा जाने लगा है। देश की राजनीति को और भी क्षेत्रीय और संकुचित बना दिया है। देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन हो, किस प्रदेश और संप्रदाय जाति का हो, यह सब निर्णय करते हैं आज के दिनों में छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के छत्र। तो ये थे भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति। फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे अगली क्लास में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे।